डिस्ट्रीब्यूशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी की ही बात करेंगे काफी, और जो फॉर्मूलेज भी आप पढ़ेंगे उनसे आप प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इफ यू सी द नोट्स, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे थोड़ा सा देखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अभी तक आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस करे थे जैसे मीन मोड मीडियन के, या उसके बाद भी आपने करा डिस्पर्जन में, तो उसमें आप हमारे सामने कुछ फ्रीक्वेंसीज थी, और अब हम एक अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक तो वो जो कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ऑब्जर्व्ड मीन्स कि सपोज आपने एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया, परफॉर्म किया, और उसमें से देखा आपने कि 6 टाइम्स हेड आया, तो हेड आने की फ्रीक्वेंसी हो गई 6, और 4 टाइम्स टेल आया तो टेल आने की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। सो ये जो फ्रीक्वेंसी आपने नोट डाउन करी है, ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, कि आपने एक्शन परफॉर्म करने के बाद आपने देखा कि ये चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी इस पर्टिकुलर चीज की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो वो होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, राइट। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम बात करेंगे दूसरी तरीके की फ्रीक्वेंसीज की, विच आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। expected frequencies are the frequencies which occurs before the which we can calculate before performing any action। यानी हम 10 बार कॉइन टॉस करके फिर हेड और टेल की फ्रीक्वेंसी निकालें। एक है कि विदाउट परफॉर्मिंग दैट एक्शन, कि आपने उस कॉइन को 10 बार टॉस नहीं किया एंड आपने बिना टॉस करे एक अंदाजे से बता दिया कि इसमें हेड कितनी बार आएगा और टेल कितनी बार आएगा। सो ये जो होता है ये आपका कहलाता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने देखा होगा जब हम कभी कोई अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपको गारंटी, आप पूछते हैं इसकी गारंटी क्या है। जो चीज महंगी होती है, कंपनी की होती है, ब्रांडेड होती है, उसमें वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पे हमें गारंटी मिलती है। वो कहते हैं कि ये वॉशिंग मशीन आप ले जाइए, इसकी 1 साल की गारंटी है या वारंटी है। दैट मीन्स कि 1 साल में अगर वो चीज खराब होती है तो वो आपको या तो रिप्लेस करने की गारंटी देते हैं या वो उसको रिपेयर करने की गारंटी देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिपेयर हम करके देंगे, ठीक है ना। तो उन्हें कैसे पता कि अभी तो मशीन आपने ली भी नहीं है कि ये 1 साल तक सही चलेगी। यानी एक तरीके से वो आपको उसको यूज करने से पहले ही उसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ आपको बता रहे हैं कि 1 साल तो ये बिल्कुल सही चलेगी, ये इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है। बाकी कि हम गारंटी नहीं लेते, मतलब अगर कोई खराबी आएगी तो वील चार्ज, बट 1 साल तक तो अगर इसमें कोई गारंटी, कोई खराबी आएगी तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे, हम आपको ठीक करके देंगे। यानी दे आर वेरी श्योर अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ कि वो इतनी तो सही चलेगी चलेगी। तो वो उन्हें कैसे पता, यानी उनकी जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, उन्होंने इस चीज पे रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट की के ऊपर रिसर्च करके ट्रायल्स एंड एरर्स के थ्रू ये चीज एक्सपेक्टेड लाइफ निकाली हुई है, और उसी के बेस पे वो बता रहे हैं। ओके, सो इसी ये एक्सपेक्टेड लाइफ या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यही इस हम इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा एक कॉइन को 10 बार निकाल टॉस करना है, हेड की फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी बार आएगी। तो आप सोचेंगे कि एक सिंपल कॉइन है, इसको 10 बार ही टॉस करना है, तो आप उसकी में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालना प्रेफर करेंगे कि आप हम इसे 10 बार टॉस करके देख लेते हैं। बट अगर हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि मान लीजिए 10 कॉइन है और इन्हें 100 बार हमें थ्रो करना है, 100 बार इन्हें टॉस करना है, उस केस में आपसे कहा जाए कि कितनी बार इन 10 कॉइन में से 6 कॉइन पर हेड आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि उन 10 कॉइन्स को वो आपसे बोल रहे हैं 100 बार आप इन्हें थ्रो कीजिए, और फिर बताइए कि कितनी बार उन 100 में से कितनी बार ऐसा होगा कि 10 में से 6 कॉइन्स पर हेड आ जाए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हम उन 10 कॉइन्स को लेके 100 बार उछाल रहे हैं और काउंट कर रहे हैं, या मान लीजिए उसने कहा 500 बार टॉस करना है। सो ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कि टाइम वेस्टिंग है, या इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है कि आप किसी बार मिस कर जाएंगे, या सो इन सच सिचुएशन हमारे काम आएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलेज या मेथड्स, कि बिना विदाउट परफॉर्मिंग दैट एक्शन हम पहले ही बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आउटकम की क्या एक्सपेक्टेशन है।
सो वो कहलाती है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं नोट्स में जो मैंने लिखा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया कि उसको परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलते हैं, राइट। Expected frequency distribution can be calculated by some mathematical models। ये जो mathematical model word है, यही यही आपका इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वो कौन से mathematical models हैं जिनके थ्रू आप expected frequencies को calculate कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चैप्टर का नाम है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का दूसरा नाम भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एक्चुअली थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोल रहे हैं इसे, वैसे इसको पूरा नाम इस तरह से होना चाहिए था, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो सिर्फ थ्योरी में ही लाई करती हैं, प्रैक्टिकली यू कैन नॉट सी। आप जैसे मैंने कहा अभी वो मशीन या टीवी हम ले लेंगे, उसने कहा 1 साल ये चलेगी, तो वो अभी एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी थ्योरी में ही है। वो प्रैक्टिकल कब होगा, जब आप उस चीज उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे एक्चुअल में, ठीक है ना। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो हमारे सामने आ जाती हैं जब हम वो इवेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी जो होती हैं या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल मतलब उसको यू कैन नॉट सी दैट। जैसे हम कहते हैं ना हमारे इमोशंस इमोशंस कहीं दिख नहीं रहे, या हम कहते हैं ना ये मन में ये आ रहा है, मन कहाँ है आपकी बॉडी में। सो दिस इज ऑल थ्योरेटिकल चीजें, जैसे आपकी बॉडी में लिवर है, किडनी है, बट मन कहाँ है, या ये सारी जो इमोशंस हैं वो कहाँ है। सो इट्स ऑल लाइज इन द थ्योरी, तो इसलिए इसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वो फ्रीक्वेंसीज जो अभी परफॉर्म होने से पहले ही हम एक एक गैस वर्क है हमारा, और वो गैस वर्क ऐसा ही नहीं है, मेयर गैस वर्क नहीं है, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैलकुलेशंस है, तो उन पे आप रिलाई कर सकते हैं। सो वो है, इसीलिए कहते हैं कि इसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट इज दैट इट इज पॉसिबल टू डिड्यूस मैथमेटिकली व्हाट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन शुड बी। यानी वो ये बता रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल है कि आप कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स लगाकर या मैथमेटिकल टर्म्स यूज करके आप उन फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन शुड बी। सर्टेन पॉपुलेशन से इनका कहने का मतलब ये है कि आपने जो रिसर्च करी है वो मान लीजिए 100 आइटम्स पे करी है, और उसके बाद जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था, तो उन्होंने 100 अपनी कंपनी की 100 वॉशिंग मशीन पे ये स्टडी की थी कि वो 1 साल तक तो बिल्कुल सही चल रही है, उसके बाद अगर आती है प्रॉब्लम मिस हैंडलिंग की वजह से तो आती है। तो उन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है उस सब के लिए उसी को उसको कहते हैं पॉपुलेशन, यानी बाकी सारे जितनी उनके प्रोडक्ट अब प्रोड्यूस होंगे उन सब के लिए उन्होंने ये जनरलाइज कर दिया कि इसकी हमें 1 साल की गारंटी देनी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें आप 3 मॉडल्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज, जिसको आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू रिमेंबर जब हम फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस करते थे, अगर हम सिंपल मीन के क्वेश्चंस भी आप लोग याद करें तो वहां पे भी जो फ्रीक्वेंसीज थी, एक 3 तरीके की सीरीज हमने पढ़ी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इंडिविजुअल में कोई फ्रीक्वेंसीज यूज नहीं होती थी, इंडिविजुअल नाम से ही पता लग रहा था कि हर नंबर अलग अलग है, कोई रिपीटेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं है। फिर डिस्क्रीट में हमारे सामने फ्रीक्वेंसीज आई थी कि जो नंबर्स हैं वो कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो उनकी फ्रीक्वेंसीज थी। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारे सामने फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन आए थे। हमने वहां देखा था कि अगर नंबर्स सारे अलग अलग भी हैं लेकिन बहुत ज्यादा है, तो हम उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते थे और उनके सामने उनका फ्रीक्वेंसी लिख देते थे कि इस पर्टिकुलर क्लास में इतने नंबर्स हैं, इस पर्टिकुलर क्लास में इतने नंबर्स हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी क्योंकि फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है तो इंडिविजुअल तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसीज होती नहीं है। सो वी हैव 2 डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। But discrete में we have again 2 distributions, one is binomial and second is Poisson. बायनोमियल की कुछ लिमिटेशंस होती है, यानी कुछ कंडीशंस अभी आप देखेंगे जब मैं बताऊंगी कि कुछ सिचुएशंस में ना बायनोमियल लगाना बहुत टीडियस जॉब हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। सो इन दैट सिचुएशन वी नीड अनदर मॉडल दैट इज पॉइसन, बट दोनों ही आपके डिस्क्रीट में ही आएंगे,
ठीक है। जिन सिचुएशंस में बायनॉमियल नहीं लग पाएगी वहां पे फिर पॉइजन लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड कॉन्टिन्यूस में आप पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस में ना वैसे 4 होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्मॉल टी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एज पर द स्टडी ऑफ क्वेश्चंस, जो आपके बाकी 3 डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टी एफ एंड काय, उनसे शायद एडिशनल में 1-2 क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज उनसे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। और जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एग्जाम भी दिए हैं, दे ऑल्सो टोल्ड मी मैम कि इससे क्वेश्चंस नहीं आए, अदरवाइज वो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर अगर हम उन तीनों को भी कवर करेंगे, जब उसमें से आना नहीं है। सो आई थिंक फोकस रखते हैं जो मेन पार्ट है हमारा। सो बेसिकली जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बायनॉमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलेंगे, जिन्हें हम अब स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विच इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने बर्नौली थ्योरम पढ़ी होगी, जो लोग मैथ साइड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो वहां पे एक बर्नौली थ्योरम पढ़ी होगी, इफ यू रिमेम्बर। तो उसी को बायनॉमियल थ्योरम भी कहा जाता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यूज होता है आपका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, बट हम इसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, पी का मतलब है, हम सिर्फ पहले हम प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है इसका एन सी एक्स स्मॉल टी टू स्मॉल पी टू द पावर एक्स स्मॉल क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे इसको ना हम क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, बट अभी फिलहाल ये चीज समझ लीजिए कि आपको अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है ना, तो आपके पास एक तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट से मतलब ये है जो x यानी जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं वो टर्म्स आपकी होल फिगर्स में हो, वो आपकी कैसी हो, डेसिमल्स में नहीं हो। वेरिएबल शुड बी डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है होल नंबर, नॉट द डेसिमल वन। तो अगर आपका x जो है वो होल नंबर है। दूसरा, which is obtained when the probability p of the happening of an event is same in all the trials and there are only 2 events in each trial। मतलब जो कंडीशन है वो ये है कि पहली बात तो जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं x जो होना चाहिए वो डिस्क्रीट होना चाहिए। जैसे अगर वो आपसे कह रहे हैं कि एक कॉइन को 10 बार टॉस किया है तो उनपे 6 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपका अगर हम यहाँ लगाए ना, तो स्मॉल एन है कि वो आपने जो कॉइन है वो कितनी बार टोटल टॉस किया, 10 टाइम्स। तो स्मॉल एन यहाँ पे होता है, एन का मतलब होता है कि वो इवेंट कितनी बार परफॉर्म हुआ है, तो स्मॉल एन हो गया आपका 10। उसमें से कितनी बार वो कह रहा है कि हेड चाहिए, 6 बार। तो ये जो x है, या इसको वैसे मैं r यूज करती हूँ बट आपकी बुक में x है तो चलिए x ले लेते हैं, बट अदरवाइज मैं इसको हमेशा NCR करके मेरे को ज्यादा ठीक लगता है। एक सेकेंड। सो x की वैल्यू हो गई कि 10 में से 6 पे वो कह रहे हैं हेड चाहिए, सो 10C6, ठीक है। p जो वो कह रहे हैं ना आपसे, जैसे उसने ऊपर लिखा है कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी p ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज सेम इन ऑल दी ट्रायल्स। तो वो कह रहे हैं, उसने आपसे किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, 6 बार क्या आना चाहिए, हेड। सो हेड की प्रोबेबिलिटी हमें पता है हाफ होती है, और हर सिचुएशन में हाफ ही होती है ना, ऐसा नहीं है कि किसी सिचुएशन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। हेड की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज हाफ, तो वही वो कंडीशन कह रहे हैं। इसलिए तो हर स्मॉल p क्या होगा, हाफ, उसकी पावर हम क्या लगाएंगे, भाई आपको हेड कितनी बार चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और वो आपको चाहिए 6 टाइम्स, तो हम p की पावर 6 लगा देते हैं, यानी 1/2 टू दी पावर 6 कर देते हैं। एंड q क्या होगा, p का ऑपोजिट, अगर p नहीं आया तो q आएगा, यानी अगर हेड नहीं आया तो क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो q टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, तो q की जगह हम रखेंगे 1/2 और पावर जो उसकी लगेगी वो लगेगी n-x, यानी 10 में से अगर 6 बार हम चाहते हैं हेड आ जाए तो यानी ऑब्वियसली बचे हुए 10-6 इक्वल्स टू 4, यानी 4 टाइम्स टेल आएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, बाकी अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगी, बट जो कंडीशन है बायनॉमियल अप्लाई करने की वो इसी तरीके के क्वेश्चंस में ही अप्लाई हो सकता है।
जहाँ पे x आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल हो, p और q आपके पास जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, मतलब उनकी वैल्यूज हमेशा हर ट्रायल में सेम होनी चाहिए, जैसे नंबर्स की होती है, कार्ड्स की होती है, या फिर वो आपको क्वेश्चन में देंगे जिस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी वो रिपीटेडली पूछ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फिर आपको गिवन होगी। अभी क्वेश्चंस देखना तब समझ में आएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू पी एक्स। यानी अगर एफ एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अगर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या करिए, पी एक्स यानी जो प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करी उसको कैपिटल एन से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये कैपिटल एन क्या है ये भी मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दो एन है, एक स्मॉल एन है, कैपिटल एन है, तो किस तरह से पहचान के करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा विद द क्वेश्चन। इसके अलावा दो छोटे छोटे फॉर्मूलेज और हैं। अगर आपसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दें और आपसे कहें मीन कैलकुलेट करिए या एसडी कैलकुलेट करिए या वेरिएंस कैलकुलेट करिए, सो आपको फिर जो हमारे अभी तक ट्रेडिशनल इसके फॉर्मूलेज थे उन पे नहीं जाना है। तो फॉर्मूला इज, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ एन, स्मॉल एन इंटू स्मॉल पी। वेरिएंस के लिए एन, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसने एस डी भी पूछा है तो एस डी के लिए क्या करेंगे, हमें पता है एस डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस, सो एस डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। इसीलिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस पहले देख लेते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बाद में आएंगे। पहले कंडीशंस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। चार कंडीशंस है। कंडीशंस वही है कि आपको किन कंडीशंस में बाइनोमियल लगाना चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो पहली कंडीशन तो वही है, द वेरिएबल शुड बी डिस्क्रीट, अ होल नंबर। सेकंड, द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स मस्ट हैव टू ऑल्टरनेटिव्स। मस्ट हैव यानी पी एंड क्यू, दो ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि अगर पी नहीं आया तो क्या आएगा, क्यू आएगा। द नंबर ऑफ ट्रायल्स एन शुड बी फाइनाइट एंड स्मॉल। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि फाइनाइट तो हो गई ऑब्वियसली, छोटा भी होना चाहिए। ठीक है ना, जो स्मॉल एन की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत ज्यादा हो गए। जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि बाइनोमियल कुछ कंडीशंस में बाइनोमियल से सॉल्व करना बहुत टीडियस हो जाता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है। सो वो यही बात है कि अगर आपका स्मॉल एन ज्यादा बड़ा हो गई उसकी वैल्यू, तो फिर अगर आप बाइनोमियल लगाएंगे ना तो आपको दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, तो फिर हम पॉइजन पे आ जाते हैं। वी हैव अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर डिस्क्रीट theoretical distribution, that is Poisson. ओके, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि स्मॉल एन शुड बी फाइनाइट एंड स्मॉल। एंड द फोर्थ कंडीशन, द ट्रायल्स और इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंसी वाला केस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो विदाउट रिप्लेसमेंट या और भी हमने देखे थे, क्योंकि वहां पर हमें क्या होगा, उन सिचुएशंस में ये आपका बाइनोमियल लग नहीं पाएगा। तो ये चार कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं आपके क्वेश्चन में, सो आप इजीली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला या बर्नौली थ्योरम आप आराम से लगा सकते हैं टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोग स्टडी इस समय आपके सामने हो तो आप लोग प्लीज खोल लीजिए। स्टडी में ना आप लोग एग्जाम्पल में पहले दिखा देती हूँ। स्टडी में आप लोग पेज, आई डोंट नो पेज नंबर शायद चेंज है आप लोग के, मेरे पास पुरानी स्टडी है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज 14.1। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है 17.1 वाला जो एग्जाम्पल है।
देखो इस एग्जाम्पल को देखो, वो कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम अज्यूमिंग द कॉइन टू बी अनबायस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालना देख रहे हैं कि हम इस थ्योरम से, बायनॉमियल थ्योरम से, या जिसे बर्नौली थ्योरम भी कहते हैं, उनसे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास एक कॉइन को आपने 10 बार टॉस किया है, आपको बताना है कि उस पर 4 बार हेड आ जाए। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं पहले सिंपल, कि 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपके पास, आपने क्या करना है, स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 10 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, स्मॉल एन हो गया 10, ओके। और उसमें से वो कह रहा है आपके पास कि 4 बार हेड आ जाए, सो एक्स की वैल्यू 4, पी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो क्यू क्या होगा, क्यू इज ऑलवेज 1 माइनस पी, उसका ऑपोजिट, यानी ये भी हाफ, ओके। सो अब आप इस तरह से इसमें वैल्यूज रख सकते हैं, यानी 10c, फर्स्ट पार्ट देखिए, 10c4, 10c4 हाफ टू द पावर 4 हाफ टू द पावर 6, इसको हमें बस सॉल्व करना है। सो 10c4 जैसे इन्होंने दिखाया भी है, और ये दोनों पावर्स ऐड हो गए, वो क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 10। सो दिस इज 210 डिवाइडेड बाय 1024, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी केसेस आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखो सेकंड पार्ट में उसने बोला है एटलीस्ट 4 हेड्स। एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब कम से कम 4 हेड तो आए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये चीज देखें, यानी x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, n आपका 10 ही रहना है, p और q आपके हाफ हाफ रहने हैं, यानी आपकी सिर्फ x की वैल्यूज चेंज होंगी। तो आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में एक बार आप 4 लेंगे, एक बार या फिर 5 या 6 या 7 या 8 प्लस 9 प्लस 10 तक जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये पता नहीं कब से चल रही है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं इस चीज को। आप कहाँ तक लेंगे इसको, 10, क्योंकि आपके पास 10 है टोटल, तो कम से कम 4 बार, या 4 से ज्यादा में आप मिनिमम 4 से लेके और मैक्सिमम 10 तक लेंगे वैल्यूज, और उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है उसमें वो आपसे कह रहा है एटमोस्ट 3 हेड। एटमोस्ट 3 हेड मतलब कि 3 से ज्यादा नहीं होती, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे x की वैल्यूज क्या रखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी x आपका हो सकता है एक बार भी आपको हेड ना मिले, या एक बार मिले, या 2 बार मिले, या 3 बार मिले, उससे ज्यादा भी वो नहीं पूछ रहा है आपसे। तो आप हमेशा हर बार क्या करेंगे, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 0 1 2 एंड 3। अब एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए सब लोग, और प्लीज मुझे बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके गुड, ठीक है, वेरी नाइस। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप आसानी से प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जिनको दिक्कत हो रही थी केसेस बनाने में, वो इससे निकाल सकते हैं। सो ये बात हुई कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। एक बार ये वाला फॉर्मूला ये भी देख लेते हैं फटाफट से एग्जाम्पल्स। ये भी यहाँ भी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो कह रहे हैं 15 डेट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडेज। अब यहाँ पे आपका टोटल डेट्स वो कितनी सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, 15। सो स्मॉल एन कितना हुआ, स्मॉल एन हम यहाँ क्या लेंगे, 15, और उनमें से कितने संडेज कह रहा है वो सेलेक्ट करने के लिए, 2। सो आप कैसे लेंगे, यानी कि 15c2, ओके। अब बात रही पी और क्यू की। सो पी संडे के लिए बात कर रहा है, संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, 1/7, 1/7। 7 दिन होते हैं टोटल, उनमें से एक ही दिन होता है जो संडे होता है,
So the probability is 1/7. 1/7 to the power 2. 2 संडेज चाहिए, तो बाकी दिन की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? 6/7 संडे ना होने की, एंड दैट इज 15 - 2 यानी कि 13. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.29. ठीक है, ऐसी देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी और क्लैरिटी आती चली जाएगी जितने क्वेश्चंस करेंगे. द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज इन एन इंडस्ट्री is such that the workmen have a 10% chance of suffering from it. What is the probability that out of 5 workmen 3 or more will contract the disease? देखो अभी तक जो 2 क्वेश्चंस करे वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछने की या ढूंढने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, संडे की प्रोबेबिलिटी वेल नोन, सबको पता थी, एकदम बता दिया 1/7. बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहां पे हमें नहीं पता ना, इट्स नॉट कॉमन थिंग, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में मिलेगी जो प्रोबेबिलिटी होगी किस चीज की, डिसीज. वो कह रहे हैं जो डिसीज होने के चांसेस है वो 10% है. तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो n क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 वर्कमैन, टोटल वर्कमैन वो कितने कह रहे हैं? 5. तो n हो गया 5. 3 और मोर यानी x की वैल्यूज आप क्या लेंगे, यानी 3 और 4 और 5, कि इन 5 में से 3 लोगों को या 4 लोगों को या 5 लोगों को ये डिसीज हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है. और उस डिसीज के होने की प्रोबेबिलिटी उसने आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10%, यानी Q क्या हो जाएगा आपका 0.9. चारों चीजें जैसी हमें ये मिलती हैं, हमें कुछ भी नहीं सोचना और हमें फटाफट से बाइनोमियल लगा देंगे लाइक दिस, जैसे इन्होंने लगाई. ठीक है, तो इस तरह से आप बाइनोमियल के थ्रू प्रोबेबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी एग्जाम्पल 17.4 को छोड़ के जरा आगे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो 17.7. कह रहे 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 512 टाइम्स. 6 कॉइन्स को 512 बार टॉस किया गया है. अब यहाँ उसने आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उसने कहा है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेड्स, और ये भी नहीं कहा कितने हेड्स, सिर्फ क्या लिख दिया, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेड्स. ऑल्सो कंप्यूट द मीन एंड एसडी ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स. अब हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के अलावा भी यहाँ पे हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. तो देखो सबसे पहली बात कि जब आपको इस तरह से दे रखा है 6 कॉइन्स आर टॉस 512 टाइम्स, तो यहाँ पे स्मॉल n तो आपका 6 है, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ना, दिस इज योर कैपिटल n. अभी तक जो हमें मिल रहे थे वो 6 कॉइन्स ही मिल रहे थे. वो कह रहे थे 6 कॉइन्स को उछाला जाए और उनपे से 2 पे हेड आ जाए, 3 पे हेड आ जाए, ये बात हो रही थी. अब वो कह रहे हैं 6 कॉइन्स को 512 बार टॉस किया जाए. तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आपको जो छोटी वैल्यू है, नंबर्स हैं, वो होगा आपका कैपिटल स्मॉल n, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगा आपका कैपिटल n. ओके, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेड्स. अब इसने हेड तो बोल दिया, तो चलो पी तो हमें क्लियर हो गया, हेड की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो पी हाफ क्यू हाफ. बचा क्या, बचा क्या? अगर हमें बाइनोमियल यहाँ लगानी है तो क्या चीज और चाहिए, एक्स. एक्स क्या लें बताएंगे कोई मुझे, यहाँ पे एक्स क्या लेंगे, दिख भी रहा होगा वैसे तो. एक्स क्या लेंगे बोलो, कौन बताएगा? एक्स क्या लूं यहाँ पे मैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेड्स. टोटल कॉइन्स हैं 6, उनको 512 टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं, तो एक्स क्या लेना चाहिए हमें, कोई नहीं बता रहा है. अरे भाई एक बात बताओ, अगर वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेड्स, तो अगर 6 कॉइन्स हैं तो क्या हो सकता है कि या तो एक पे भी हेड ना है,
है ना, या तो एक पे भी हेड ना है, यानी x की वैल्यू एक बार 0 लो, या क्या होगा एक पे हेड आ जाएगा, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे, या 5 पे, या 6 पे, यानी मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम 6 तक की वैल्यूज आप लेंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेड्स के लिए। ये देखिए, फॉर x इक्वल्स टू, जूम नहीं हो रहा है, फॉर x इक्वल्स टू 0 1 अप टू 6। ओके, आर यू गेटिंग? देखो इसका टेबल कैसे बनेगा, यानी आप जब वो आपको मेंशन नहीं करते ना कि हेड, मान लीजिए यहाँ पे वो कह देते कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हेड्स, तो x 4 हो जाता, या एटलीस्ट 4, एट मोस्ट 4, जैसे अभी तक कर रहे थे। बट अगर ऐसा मेंशन नहीं है, सिर्फ उसने लिखा है हेड्स के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बताइए, तो फिर आपको सारी लेनी पड़ेंगी कि एक बार भी नहीं आया हेड, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, या 6 के 6 टाइम्स हेड आ गया। ओके, और सबकी आप अलग अलग उनको फ्रीक्वेंसी वो मांग रहे थे आपसे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसको टैबुलर फॉर्म में समझे ना, तो आपने लिखा जब 0 हेड है, एक पे भी हेड नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने निकाल दी, दैट इज 1/64, और उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैसे निकली है 1/64? ये 1/64 बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा के निकली, यानी एक्स को आपने 0 रखा, आपने रखा 6c0 हाफ टू द पावर 0 हाफ टू द पावर 6, समझ रहे हो? फिर जब 1 की बात हुई तो 6c1 हाफ टू द पावर 1 हाफ टू द पावर 5, 6c2 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये प्रोबेबिलिटीज आई हैं, ये वाली। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फिर हमने क्या करा, इन प्रोबेबिलिटीज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 512 कैपिटल एन से, कैपिटल एन इंटू, यानी 512 इंटू 1/64, 8 आ गया, ऐसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इनका चेक करने का तरीका होता है, टोटल चेक कर लो, 512 आना चाहिए अगर आपने ठीक से कैलकुलेट करा। ठीक है, इसको इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, इसको मत देखो, खाली इसकी बात करो। ठीक है, क्लियर हुआ क्या कर रहा है? ठीक है, अब देखो आगे। ओके, चलो आगे, अच्छी बात है। अब वो आपसे कह रहा था ऑल्सो कंप्यूट द मीन एंड एस डी। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि अगर बाइनोमियल आप लगा रहे हैं और मीन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो आपको सिंपल n इंटू पी का फॉर्मूला लगाना है, स्मॉल n इंटू पी। अब यहाँ पे क्या है कि p आपके डिफरेंट है, ये जो थी ना टेबल, ये इसी के लिए थी, इतना लंबा, एक सेकेंड, एक काम करो आप इसको अभी, इसको इसी हिसाब से समझो, मीन और एसडी यहाँ पे मत समझो वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मीन और एसडी जब आपसे पूछते हैं ना, तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा, आई शो यू। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, बल्कि उठा गया, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। सेट बी का दिखाती हूँ। सेट ए आती है, सेट बी में आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, हाँ बोलो। देखो जैसे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन of the number of recoveries among 48 patients when the probability of recovering is 0.75। आपसे वो आप क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एसडी पूछ रहे हैं, एसडी पूछ रहे हैं, और
अमंग 48 पेशेंट्स, n हो गया आपका 48। प्रोबेबिलिटी p दे रखी है आपको 0.75, अगर p 0.75 है तो q कितना होगा 0.25, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एन पी क्यू, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। तो आप एन पी क्यू निकाल के और उसका फिर रूट अगर हम निकाल देंगे तो विल गेट दी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस आ जाएगा और जब हम इसका रूट निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे तो विल गेट दी वैल्यू ऑफ एस टी। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं x इज अ बायनोमियल वेरिएबल विथ n इक्वल्स टू 20, n आपको दे रखा है 20। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ x, व्हाट इज द मीन इफ x ऑफ x इफ इट इज नोन दैट x इज सिमेट्रिक, x इज सिमेट्रिक। देखो यहाँ पे आपको n दे रखा है और मीन पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी आपको मीन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, n एंड p। n इज गिवन, p के बारे में उसने बात नहीं करी, लेकिन उसने आपको एक चीज बता दी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। जब भी आपको वो ऐसे कहे ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उसमें हमेशा जो p होता है वो हाफ होता है, ये चीज ध्यान रखना। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में p हाफ होता है और q भी फिर आपका हाफ हो जाता है। ओके, सो इन दिस सिचुएशन आपका मीन कितना आ जाएगा 20 इंटू 1/2 दैट इज 10। इसके अलावा मोड पे आ गया, चलो ठीक है, ये अभी जब मैं मोड बताऊंगी तो ठीक है। तो इस तरह से आपसे मीन वेरिएंस पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हम बायनोमियल से इस तरह से निकालते हैं। अब हम आते हैं इस पे, बाकी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना वो मिलेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज पे आते हैं वापस, नोट्स में चलते हैं अपने। जितना अभी तक हमने करा उनसे आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो आपसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछेंगे या प्रोबेबिलिटी पूछेंगे या एसडी और मीन पूछेंगे। बाकी जितने भी आप सेट ए में या एडिशनल में क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे आपको मिलेंगे इसकी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो वेरिएबल है जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं वो डिस्क्रीट नेचर का होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है, सॉरी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कहता है इट इज अ बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन पी एंड एन। देखो एक तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से आपको हर एक प्रॉपर्टी से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पूछा जाता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्शन में होगा यूनी पैरामीट्रिक, बाय पैरामीट्रिक, ट्राई पैरामीट्रिक, नन ऑफ दीज, इस तरह से। तो आपको आंसर देना है बाई पैरामीट्रिक। बाई पैरामीट्रिक मीन दो पैरामीटर्स अगर आपके पास हैं तो आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, और वो दो पैरामीटर्स हैं p एंड n। इसको सिंबॉलिकली इस तरह से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह भी लिखा जाता है, यानी अगर ये सिंबल दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। आप कुछ क्वेश्चन में देखेंगे कि कहीं मेंशन नहीं होगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है, सिर्फ b n p लिखा होगा। तो ये सिंबल है आपका किसका, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। b फॉर बायनोमियल और n और p इसके पैरामीटर्स हैं, बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अगर आपके पास n होता है, जैसे n अभी हमने क्वेश्चन में था n 6 था, स्मॉल n 6 था, तो n अगर 6 था तो आपने, मैंने कहा था x कितना होगा, तो आप क्या हुआ था, x क्या हो गया था 0 1 2 अप टू 6 तक। यानी अगर हमारे पास n है तो हम x पता कर लेंगे, और अगर हमारे पास p है तो आप q निकाल लेंगे 1 माइनस p करके। तो दैट्स व्हाई वी दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। दो ही पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, बाकी दोनों उनके थ्रू आप निकाल सकते हैं। थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। मैंने अभी बताया था, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे भी ये बात आई थी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री में है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था तो मैंने आपको बताया था इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें एक्स ये रहा और फ्रीक्वेंसीज जो है आपकी
वो कैसी है, सिमेट्री में है, जिस रेशो में बड़ी हाईएस्ट पे पहुंच के उसी रेशो में वापस आ गई। तो अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल वो बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि P और Q दोनों हाफ होते हैं, यानी हाफ हाफ 0.5। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, if it is positively skewed, it is positively skewed if P is less than 0.5। ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ ये क्या कह रहे हैं। जब हमने वहां पे फर्स्ट चैप्टर में ये सिचुएशन पढ़ी थी ना, जब हमने ये सिचुएशन किसमें पढ़ी थी, जब हम आपका वो कर रहे थे एम्पेरिकल मोड, मैंने समझाया था आप लोग को, तब ये सिचुएशन पढ़ी थी जब हम मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप निकाल रहे थे। तो एक तो सिचुएशन थी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है, आपका मीन मीडियन मोड तीनों सेम थे ना। फिर उसके अलावा दो और थी असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी या तो पॉजिटिव साइड में स्क्यूनेस और नेगेटिव साइड में स्क्यूनेस। तो अब वही बात कर रहे हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगी, देखो सिमेट्री में तो ये होता है जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो P आपका क्या है, हाफ, P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगी, पॉजिटिव साइड में स्क्यूनेस कहते हैं तब होगी जब P जो है वो आपका कम रह जाए 0.5 से। देखो ऐसा क्यों हुआ, हमने अभी बताया था मैंने आपको कि मीन इज इक्वल्स टू n इंटू पी, यानी मीन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है P के, इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो अगर P कम होगा तो आपका मीन भी कम हो जाएगा, P ज्यादा होने पर मीन ज्यादा हो जाएगा। तो यानी ये जो हमारा मीन था इस जगह पे खिसक के इधर आ जाएगा ना, पीछे हो जाएगा। अगर P हमारा 0.5 से कम है तो मीन भी कम हो जाएगा, यानी बीच से हटकर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, और लेफ्ट साइड में मूव करते ही इस राइट साइड में स्क्यूनेस हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है, पॉजिटिव साइड में स्क्यूनेस होगी। और यहीं पे अगर आपका क्योंकि हम जानते हैं मीन और P प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर आपका क्या हुआ, P बढ़ा 0.5 से बढ़ा तो क्या होगा, मीन भी बढ़ जाएगा और इस साइड में स्क्यूनेस हो जाएगी। इफ P इज ग्रेटर देन 0.5 तो क्या होगा, आपका मीन भी ज्यादा होगा और इस साइड में स्क्यूनेस हो जाएगी विच इज नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी को, वहां पे भी हमने सही से समझा था और यहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि अगर P आपका 0.5 है तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर P आपका लेस देन है 0.5 से तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, और अगर ग्रेटर देन है 0.5 से तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, इन पे बेस आपका क्वेश्चन आएगा, आता है, और मतलब यू नो यू विल फाइंड इट इन द क्वेश्चंस कि आपको इस पे बेस बताना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, भूलना मत। एक आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, कहती है वेरिएंस इज मैक्सिमम व्हेन P इक्वल्स टू हाफ। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करो, बोलते रहा करो तो क्लास ठीक लगती है। हमने अभी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यस, n इंटू पी इंटू क्यू। अब वो आपसे कह रहे हैं कि वेरिएंस इज मैक्सिमम व्हेन P इक्वल्स टू हाफ। देखो अगर P हाफ होगा तो Q भी हाफ होगा, तो एक तरह से फॉर्मूला बन गया n/4 वेरिएंस का, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन में वो कहते हैं कि मैक्सिमम, एक्चुअली क्या होता है, P हाफ कब होता है, अभी हमने समझा जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री में है तो वेरिएंस तो आपका P हाफ होगा, ओके। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक चीज और है कि आपको जो वेरिएंस मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है अगर आप n को 4 से डिवाइड कर दें। लेकिन ये n/4 कैसे आया, वो यहीं से ही आया है, कहीं और से नहीं आया। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है NPQ वहीं से ही आया। तो मैक्सिमम वेरिएंस अगर आपसे पूछेंगे ना तो कैपिटल N आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपसे कहेंगे कि मैक्सिमम वेरिएंस की वैल्यू बताइए। सो या वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो सिमेट्रिकल है, मैक्सिमम वेरिएंस बताइए इसका कितना होगा। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल की बात हो रही है तो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि हम जो P है वो हाफ होगा और P हाफ है तो Q भी हाफ होगा, तो n इंटू हाफ यानी n/4। n को n की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो उसे 4 से डिवाइड कर देना तो आपको मैक्सिमम वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैं अभी देख रही थी कि आ रहा था तो मैंने बताया नहीं था, आपका मोड की बात अगर वो करते हैं आपसे,
ये चीज ध्यान रखना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूनी मॉडल, इज अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्शंस में होगा तो उसमें से आपने ऑप्शन लगाना है यूनी मॉडल, बाई पैरामीट्रिक बट यूनी मॉडल, मोड एक ही होगा लेकिन जो पैरामीटर्स है वो दो होते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पैरामीटर्स की बात हो रही है वो दो हैं और यहाँ मोड की बात हो रही है वो एक है। कैसे निकालते हैं, अगर थियोरेटिकली पूछा तो आंसर होगा यूनी मॉडल, बट अगर कैलकुलेट करने के लिए आया तो कैसे निकालना है आपको, देखो आपने जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में उसमें आपने n+1 इंटू पी इसको कैलकुलेट करना है, n+1 इंटू पी, मैं आपको दिखाई देती हूँ इसको किस तरह से करते हैं। ये है हाँ ये रहा एग्जाम्पल 17.9 देखिए, कह रहे व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड एस डी आर 10 एंड √5 रिस्पेक्टिवली। एक तो मीन दे रखा है आपको एनपी कितना दे रखा है 10, यानी एक तरह से एनपी की वैल्यू 10, और एस डी दे रखा है √5, अगर एस डी √5 है तो वेरिएंस कितना होगा 5 होगा, एनपी क्यू इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आपसे मोड पूछ रहा है, अब मोड निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना है n+1 इंटू पी, तो n और p की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकालें, इस np में वेरिएंस में अगर आप ये np रख दो यानी 10q इज इक्वल्स टू 5, तो q इज इक्वल्स टू 5/10 यानी 1/2, और अगर q आपका 1/2 है तो ऑब्वियसली p भी कितना होगा 1/2, और इस p को यहाँ रख दो, सो n निकल आएगा 20, दोनों पैरामीटर्स मिल गए। अब आपने n+1 इंटू पी करा तो 20+1 इंटू 2 कितना आया 10.5। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी ये जो वैल्यूज है, अगर ये वैल्यू आपकी डेसिमल में आ रही है, नॉन इंटीजर आ रही है, तो फिर इसको आप वहां पे सिर्फ एक ही मोड होगा, यानी अगर वो डेसिमल में आ जाती है ना तो उस पर हम क्या करते हैं, जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसे छोड़ देते हैं। देखो वापस से प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये प्रॉपर्टी कहती है आपसे व्हेन n+1 इज एन इंटीजर देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई मॉडल। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक सेकंड गलत बता दिया था, देखो यहाँ पे अगर n+1 इंटू पी आपका अगर आता 10, वही क्वेश्चन है, वहां पे अगर मान लो आपका आता 10, तो यहाँ पे आपके दो मोड होंगे, तो ये बाई मॉडल होगा, तब अब आपका मोड हो जाएगा, एक तो 10 ही होगा और एक होगा आपका 10-1 यानी कि 9, कब, जब आपका ये होल नंबर में आ रहा है यानी एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आपका n+1 इंटू पी आ रहा है नॉन इंटीजर, यानी से वहां आया था 10 पॉइंट समथिंग आया था, मान लो 10.5 आया था, तो यहाँ इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही मोड होगा दैट इज 10, इसका जो ये डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम छोड़ देते हैं, राउंड ऑफ नहीं करते, हमेशा इसको छोड़ देते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा यूनी मॉडल। लेकिन अगर वो एक इंटीजर आता है तो हो जाता है बाई मॉडल। देखो दोबारा से समझ लो इसको, आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जब भी मोड की बात हो रही है आपको सिर्फ एक टर्म्स कैलकुलेट करनी है n+1 इंटू पी, अगर n और p डायरेक्टली गिवन होता है तो आसानी से रख लेंगे, या फिर जिस तरह से मैंने अभी सॉल्व करा कि एस डी और मीन दे रखा था उससे हमने निकाल लिया। अब जब हमने n+1 इंटू पी को कैलकुलेट करा और वो आ जाए मान लो आपका एक इंटीजर होल नंबर में आ जाए 10 आ गया, तो उस सिचुएशन में वहां पे दो मोड आएंगे, एक तो 10 और एक 10 में से 1 आप माइनस करेंगे दैट इज 9, तो उस सिचुएशन यानी अगर एक इंटीजर आ जाता है ना n+1/p इज एन इंटीजर, तो दो मोड होंगे। लेकिन अगर वो एक नॉन इंटीजर वैल्यू आती है यानी डेसिमल में आती है, तो उसका डेसिमल वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं और जो होल नंबर जो फिगर आई है उसको ही ले लेते हैं, यानी उस सिचुएशन में फिर हम 1 माइनस नहीं करते, सिर्फ एक ही मोड होता है, ठीक है।
तो ये है ये प्रॉपर्टी पूरी कि अगर एक इंटीजर आ गया तो बाय मॉडल, अगर नहीं आया नॉट एन इंटीजर तो यूनी मॉडल। ठीक है, ओके। अभी आप क्या करना, आज आज आप अपने बाइनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सेट ए में, सेट बी में, सेट सी बिल्कुल नहीं करना है इसका, एडिशनल के लिए टाइम मिल जाए एडिशनल भी कर लेना, बट एटलीस्ट सेट ए और सेट बी के सारे बाइनोमियल के क्वेश्चंस प्लीज आज कर लेना, तभी इसकी क्लैरिटी आएगी। ओके, कल मैं इसकी प्रॉब्लम्स ले लूंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, सो अभी मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके डियर, ओके, बाय। हाँ, नोट्स मैं अभी ग्रुप में डालती हूँ, ठीक है।